5 करोड़ की प्रॉपर्टी बेची लेकिन टैक्स दिया 0। लेट आईटीआर वालों के लिए बड़ी राहत। आईटीएटी ने एक बहुत बड़ा फैसला हाल ही में दिया है। आईटीएटी ने एक केस के अंदर जहां पर उस व्यक्ति ने, टैक्स पेयर ने, एसएससी ने 3 प्लॉट बेचे थे अराउंड 5 करोड़ के, और उस पर जो भी कैपिटल गेन निकल कर आया था, जिसको उस टैक्स पेयर ने इन्वेस्टमेंट किया नई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए। एक सेक्शन है इनकम टैक्स के अंदर, सेक्शन 54, जहां पर अगर आप घर खरीदकर घर बेचते हैं, हालांकि इस केस के अंदर प्लॉट था लेकिन वो अलाउ किया गया, जिसके ऊपर हम नहीं जाएंगे। हम यहां पर जो मेन इशू है उसके ऊपर जाएंगे, जिस पर यह डिसीजन दिया है। तो घर बेचकर घर अगर आप खरीदते हैं, सेक्शन 54 के अंदर आपको एग्जम्पशन मिलता है। तो इस व्यक्ति ने जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकल कर आया, उस पैसे को इन्वेस्टमेंट किसमें किया? रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज करने में। अच्छा, इसमें जो 2 इशू है जिसकी वजह से डिपार्टमेंट ने एग्जम्पशन जो है वो डिनाई कर दिया। पहला इशू कि इस व्यक्ति ने आईटीआर जो है वो 2 महीने बाद भरी है, यानी जो भी ड्यू डेट थी जिसको सरकार ने एक्सटेंड किया था, उस एक्सटेंड ड्यू डेट के बाद भी 2 महीने के बाद बिलेटेड आईटीआर भरी थी। पहला इशू डिपार्टमेंट के सामने यह था। दूसरा इशू, इस व्यक्ति ने जो नई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज करी है, जिस दिन बिलेटेड आईटीआर फाइल करी थी उसके जस्ट 4 दिन पहले ही इसने घर खरीदा है। तो डिपार्टमेंट का साफ कहना है, एक तो इस व्यक्ति ने आईटीआर लेट भर दी। अच्छा, लेट तो भरी, लेकिन अगर आप रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को, डिपार्टमेंट का कहना था कि जो ड्यू डेट है हम तो वो ओरिजिनल ड्यू डेट मानेंगे जो अक्टूबर समथिंग थी, लेकिन इसने आईटीआर भरी थी कब? दिसंबर में। तो डिपार्टमेंट का कहना था कि भाई अक्टूबर में ड्यू डेट थी और दिसंबर में इन्होंने आईटीआर भरी है, लेकिन इन्होंने 4 दिन पहले ही पैसा जो है वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया है। तो डिपार्टमेंट का यह व्यू था कि भाई ओरिजिनल ड्यू डेट निकलने के बाद इन्होंने पैसा इन्वेस्टमेंट किया है। तो डिपार्टमेंट ने कहा कि अगर आपका पैसा अनयूटिलाइज होता है, यानी अगर आप समय पर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज नहीं कर पाते, नहीं, तो इस केस में बैंक में यह पैसा जमा करना होता है। बैंक में एक खाता खुलवाना होता है आपको, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, और उसमें रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले जो पैसा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है जो आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है वो जमा करना होता है। लेकिन इस व्यक्ति ने क्या किया? ओरिजिनल ड्यू डेट निकल गई, बिलेटेड ड्यू डेट जब इन्होंने रिटर्न भरी उसके 4 दिन पहले, लेट फाइलिंग के पहले इन्होंने पैसा जो है वो बाय करने में पैसा दे दिया। अब इनके पास 1 रुपया नहीं बचा, तो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा गया ही नहीं। तो डिपार्टमेंट ने कहा जब कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा गया ही नहीं और आपने ड्यू डेट के बाद दिया है जो ओरिजिनल ड्यू डेट थी, तो इस केस में हम आपका एग्जम्पशन जो है वो डिनाई करते हैं। लगभग 3 करोड़ रुपया जितना एग्जम्पशन था, 3-3.5 करोड़ रुपया, डिपार्टमेंट कहता है हम इसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जम्पशन 54 के तहत आपको अलाउ नहीं करेंगे। टैक्स पेयर का कहना है कि मुझे एग्जम्पशन मिलना चाहिए क्योंकि मैंने पूरा का पूरा पैसा जो है वो नई प्रॉपर्टी खरीदने में डाल दिया, और यहां पर मैंने रिटर्न फाइलिंग से पहले ही किया है, भले ही वो बिलेटेड रिटर्न क्यों ना हो, भले ही वो बिलेटेड रिटर्न है, लेकिन मैंने रिटर्न फाइलिंग से पहले पैसा जो है वो नई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में पैसा डाल दिया। अब मेरे पास पैसा है ही नहीं तो मैं कैपिटल गेन स्कीम में कहां डालता? तो यहां पर इस चीज को लेकर जो है वो एक जजमेंट यहां पर दिया गया आईटीएटी का, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या एसएससी के फेवर में यह डिसीजन गया है, क्या डिपार्टमेंट के फेवर में गया है, जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 5 करोड़ की प्रॉपर्टी बेची, टैक्स नहीं देना पड़ा है। क्यों नहीं देना पड़ा? आईटीएटी ने यहां पर क्यों एसएससी के फेवर में डिसीजन दिया है यह समझना जरूरी है। अच्छा, ये जो है केस टाइम्स ऑफ इंडिया में आप देख सकते हैं, मुंबई का व्यक्ति था जिसने 0 टैक्स दिया है 5 करोड़ के लैंड, जिसने आईटीआर जो है वो लेट भरी थी, और आईटीएटी ने जो है वो पूरा एग्जम्पशन दिया है, यानी 5 करोड़ की जो प्रॉपर्टी थी जिसमें जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकल कर आया, 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना पड़ा है। आइए मैं केस आपको बता दूं, तो ये केस है बाबूलाल विले पार्ले का। 3 प्लॉट ऑफ लैंड बेचे थे। अब सवाल ये आता है 54 के अंदर न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेचकर आप, पुरानी बेचकर आप नहीं खरीद सकते हैं। लैंड के लिए 54F होता है, लेकिन इस केस के अंदर अलाउ किया गया है।
अब क्यों अलाउ किया गया इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। तो 3 प्लॉट बेचे थे इस व्यक्ति ने, जहां पर 5 करोड़ 3 लाख का सेल वैल्यू निकल कर आई थी, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो भी इंडेक्सेशन एडजस्ट करने के बाद 3 करोड़ 68 लाख रुपीस की कॉस्ट, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है ये निकल कर आया। अब डिपार्टमेंट कहता है ये हम आपको अलाउ नहीं करेंगे, एसएससी कहता है मैं तो इसका एग्जम्पशन लेकर रहूंगा। तो यहां पर टैक्स पेयर ने 54 का एग्जम्पशन लिया, जिसकी वजह से टैक्स लायबिलिटी नहीं लाई, लेकिन डिपार्टमेंट का कुछ और ही कहना था। अच्छा, 54 में आपको नॉर्मली बता दूं, 54 वो सेक्शन है जहां पर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी पुरानी बेचकर आप नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा परचेज अगर आप नहीं करते तो 1 साल के अंदर करनी है। जिस दिन आपने बेचा उसके 1 साल से पहले भी अगर आप कर सकते हैं, और 2 साल के अंदर अगर करते हैं बाद में तो भी अलाउ है। कंस्ट्रक्शन अगर आप करते हैं तो 3 साल का आपको समय दिया जाता है, और पैसा अगर आपने यूटिलाइज नहीं किया तो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा आपको डालना होता है। तो कई सारी कंडीशन है इसमें जिसको आपको कंप्लाई करनी होती है। अच्छा, यहां पर प्रॉब्लम क्या थी भाई, टैक्स पेयर को ड्यू डेट जो थी असेसमेंट ईयर 18-19 की डेट को एक्सटेंड कर दिया था 31 अक्टूबर 2018 तक, लेकिन टैक्स पेयर ने रिटर्न कब भरा था, बिलेटेड भरा था 28 दिसंबर 2018 को। तो डिपार्टमेंट का यही क्वेश्चन था कि भाई 54 का जो एग्जम्पशन है, क्योंकि आपने डिले भरा हुआ है और लेट इन्वेस्टमेंट किया है कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में, तो हम तो आपको अलाउ नहीं करेंगे। तो यहां पर कैपिटल गेन स्कीम के अंदर जो पैसा गया है वो लेट गया हुआ है, जो डिपॉजिट किया गया है, क्योंकि मान लीजिए ये 31 अक्टूबर है, ये ओरिजिनल ड्यू डेट थी, लेकिन भरा कब था 18 दिसंबर को, और पैसा कब जमा कराया था 14 दिसंबर को जमा कराया था। यानी ये जो ओरिजिनल ड्यू डेट है इसके बाद कैपिटल, इसके बाद मतलब न्यू प्रॉपर्टी में पैसा डाल दिया था। तो डिपार्टमेंट का कहना है कि भाई इससे पहले डालना था आपको, इसके बाद डाला है आपने, डिपार्टमेंट इस डेट को कंसीडर कर रहा है। और एसएससी का कहना है मैंने भाई रिटर्न से पहले कर दिया, जो प्रोविजन के अंदर सेक्शन के अंदर भी है कि भाई रिटर्न से पहले आपको कहना करना है। तो ये जो बी लेटेड आईटीआर फाइल करी है, क्या इससे पहले अगर मैंने प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया है तो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में नहीं डालता हूं तो क्या मुझे एग्जम्पशन मिलेगा? आज का सवाल यही है। तो यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का साफ कहना था कि भाई एसएससी ने तो आईटीआर फाइल नहीं करी, पैसा डिपॉजिट नहीं किया है बिफोर ओरिजिनल ड्यू डेट, तो इस वजह से कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी है और एग्जम्पशन जो है वो हम यहां पर डिनाई कर देते हैं। लेकिन मैटर जो है वो आईटीएटी मुंबई में आ गया और आईटीएटी ने यहां पर जो है टैक्स पेयर ने चैलेंज किया था, आईटीएटी ने फेवर में, टैक्स पेयर के फेवर में जवाब दिया, यानी कि टैक्स पेयर को पूरा फेवर करते हुए अलाउ कर दिया। तो आईटीएटी ने ऐसा क्यों किया यह समझना जरूरी है। तो आईटीएटी ने 2 चीजें बताई, क्या कैपिटल गेन अनयूज पड़ा हुआ है, सबसे पहला तो ये देखिए। दूसरा, कैपिटल गेन क्या पूरी तरीके से यूटिलाइज हो चुका है, यह देखना समझना जरूरी है। टैक्स पेयर के केस के अंदर जो कैपिटल गेन है वो कंप्लीटली यूटिलाइज हो चुका है बिफोर द ड्यू डेट। अच्छा, भले ही वो ओरिजिनल ड्यू डेट नहीं है, भले ही वो बिलेटेड आईटीआर है, क्योंकि यहां पर पैसा जब है ही नहीं तो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जाएगा कहां से। सबसे पहला तो यही क्लियरिटी कर दी कि जब पैसा ऑलरेडी न्यू हाउस प्रॉपर्टी में लगा दिया व्यक्ति ने पूरा का पूरा, तो कैपिटल गेन स्कीम में तो जाएगा ही नहीं। तो ये कहना गलत है कि भाई कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा नहीं डाला इस वजह से एग्जम्पशन आपको नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी चीज कि व्यक्ति ने 2 महीने डिले किया है, इसका मतलब यह नहीं है कि उसका जो एग्जम्पशन है उसको हम डिनाई कर दें, जबकि कंडीशन वो मैच कर रहा है कि भाई बिफोर आईटीआर फाइलिंग आपको इन्वेस्टमेंट करना है, या तो परचेज करना है नई प्रॉपर्टी में या कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डालना है। व्यक्ति ने परचेज कर लिया और बिलेटेड से पहले कर लिया, तो अब डिपार्टमेंट ये नहीं कह सकता कि भाई अगर आपने बिलेटेड से पहले कर दिया, ओरिजिनल से पहले नहीं किया तो डिनाई कर दिया जाएगा, तो ये भी टेक्निकली सही नहीं है। टैक्स पेयर ने सारी कंडीशन जो वो मानी है, बस रिटर्न लेट भरा है, जिसकी वजह से एग्जम्पशन डिनाई कभी भी नहीं होना चाहिए। व्यक्ति ने पैसा जो है नई हाउस प्रॉपर्टी में यूटिलाइज किया है ना, अगर ये अनयूटिलाइज रहता तब आप डिनाई कर सकते थे कि भाई पैसा यूटिलाइज नहीं किया है, कैपिटल गेन स्कीम में भी नहीं डाला, नई प्रॉपर्टी परचेज करने में भी नहीं डाला, तब आप मना कर सकते थे। लेकिन व्यक्ति ने तो पैसा पूरा का पूरा यूटिलाइज किया है, नई प्रॉपर्टी खरीदने में कर दिया है, और वो भी ड्यू डेट से पहले किया है। अच्छा, ड्यू डेट बिलेटेड रिटर्न से पहले किया है,
अब उसने जो बिलेटेड रिटर्न भरा है, चलो उसको पेनल्टी वेनल्टी लगी है, जो भी है वो लगी है, तो इससे हम एग्जम्पशन डिनाई नहीं कर सकते। तो इस केस के अंदर बहुत ही बेहतरीन जो है वो ऑर्डर दिया गया है टैक्स पेयर के फेवर में। पूरे के पूरे 3,68,00,000 रुपए का एग्जम्पशन, यानी जितना भी इन्वेस्टमेंट किया पूरा का पूरा एग्जम्पशन दिया गया है। हालांकि ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया था, लेकिन जितना कैपिटल गेन होता है उतना ही आपको एग्जम्पशन मिलता है। मान लीजिए आपने 5 करोड़ रुपए डाले, 8 करोड़ रुपए डाले, लेकिन आपको 3,68,00,000 जितना कैपिटल गेन है उतना ही एग्जम्पशन मिलेगा। अगर कोई कम करता है तो 1 करोड़ 2 करोड़ करता तो उतना मिलेगा, बाकी का आपका टैक्सेबल होगा। तो इस केस में ITAT ने साफ डिपार्टमेंट को क्लियर कर दिया। यहां पर दो चीज को देखना जरूरी है, क्या कैपिटल गेन यूटिलाइज है या अनयूटिलाइज पड़ा है। अगर वो अनयूटिलाइज पड़ा होता, रिटर्न फाइल होती, उसके बाद अगर वो डालता तो आप डिनाई करते, तो हम आपकी बात सुनते। लेकिन उस व्यक्ति ने ITR फाइल करने से पहले ही पूरा पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया, कंडीशन सारी कंप्लाई करी है, सिर्फ ITR की जो रिटर्न है वो लेट भरी है, जिससे आप एग्जम्पशन नहीं रोक सकते। तो ध्यान रखिएगा। अच्छा, इस केस में ये बेनिफिट दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें हमेशा जो है वो ITR लेट भरनी चाहिए, या हमें एग्जम्पशन जो है वो लेट भरने पर भी मिल सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। आपको हमेशा टाइम पर ITR भरनी है। आपको हमेशा पैसा इन्वेस्टमेंट बिफोर ITR फाइलिंग से पहले कर देना है। भैया कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं चाहते, क्योंकि ऐसा नहीं टैक्स पेयर जीत गया तो मतलब अच्छा हो गया। भाई टैक्स पेयर को लड़ना पड़ा, वहां पर लिटिगेशन में जाना पड़ा है। वहां पर अगर ये चीजें, छोटी सी चीजें ITR अगर आप पहले भर देते, पैसा निवेश अगर बाद में भी करते, कैपिटल गेन अकाउंटिंग स्कीम में डालते, तो ये पूरा इतना लिटिगेशन में जाना नहीं पड़ता। तो इस व्यक्ति को पूरा लिटिगेशन में जाना पड़ा है, तब जाकर कहीं जाकर मैटर जो है वो सॉल्व हुआ है। और आसान नहीं है, 1-2 दिन में मैटर सॉल्व होता है, समय लगता है, उसमें पैसा भी लगता है। आपको लगता है कि कितना पैसा यहां पर लगा होगा, तब जाकर ये मैटर सुलझा होगा। ITAT में वकीलों के खर्च, चार्टर्ड अकाउंटेंट के खर्च। तो हमेशा ध्यान रखिए अपनी ITR प्रॉपर ड्यू डेट पे भरे, पहले तो वो चीज। दूसरा, 54 के रिलेटेड या 54F के रिलेटेड नॉलेज आपको पूरी होनी चाहिए कि 54F में क्या कंडीशन दी गई है। अच्छा, वहां पर ध्यान रखिएगा, वहां पर प्रोपोर्शनेट आपको एग्जम्पशन मिलता है 54 में F में, यहां पर आपको पूरा मिल जाएगा। अगर आपने पूरा इन्वेस्टमेंट किया तो पूरा मिलेगा। वहां पर 54F में आप सेल कंसिडरेशन इन्वेस्टमेंट करते हैं, यहां पर आपको 54 के अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन्वेस्टमेंट करना होता है। तो हमेशा ध्यान रखिए, कंडीशन आपको सारी पता होनी चाहिए। अगर आप प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, या आप चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर करिए, कंसल्टेंसी लीजिए, प्रॉपर तरीके से सारे खुद से भी सेक्शन को एनालिसिस करिए। 2 सेक्शन है नहीं, इतना भी अगर आप नहीं पढ़ सकते तो उस केस में फिर पेनल्टियां भरते रहो, लिटिगेशन में जाते रहो। 54, 54F ये 2 सेक्शन है प्रॉपर्टी रिलेटेड। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपको ये सेक्शन पढ़ने चाहिए। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछिए, जो भी आपका कंसल्टेंट है उससे पूछिए, समझिए, हर एक कंडीशन समझिए, हर एक कंडीशन को लिखिए। आपने कौन सी कंडीशन ब्रेक करी, क्योंकि एक भी कंडीशन ब्रेक होने पर AO जो है वो आपको डिनाई कर देगा। अब AO डिनाई कर दिया, CIT अपील भी डिनाई करेगा, फिर आपको जाना पड़ेगा ITAT में। ITAT में जाना इतना आसान नहीं है। फिर कोई कहेगा कि भाई पैसे आपके, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है अपनी फीस मांगेगा। जब फीस मांगेगा आप कहोगे भाई रिटर्न आपने भरा है, तो भाई 1000 रुपए 500 रुपए में अगर कोई रिटर्न भरता है तो वो आपको ITAT में अपील कैसे लड़ेगा? उसके लिए कॉस्ट लगेगी आपकी, तो उस कॉस्ट में जाना ही क्यों है? सेक्शन पहले से समझना ही नहीं हमें। लोगों की आदत जो है वो आलसी वाली आदत है, समझना ही नहीं है सेक्शन को। या कभी भी प्रॉपर्टी बेचते हैं तो बेचने से पहले आप कंसल्ट क्यों नहीं करते किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से, किसी कंसल्टेंट से? हमेशा कंसल्ट करें। कोई भी ट्रांजैक्शन अगर आप करते हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी रिलेटेड हो, FD रिलेटेड हो, बैंक में कैश जमा करना है, या शेयर मार्केट में अगर आप करते हो, तो एक बार कंसल्ट जरूर करें। कहां से पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कहां से पैसा आने वाला है, इस पैसे का क्या करना चाहिए, क्या होगी मेरी टैक्स प्लानिंग, यह समझना आपके लिए जरूरी है। तो हमेशा ध्यान रखें, 1000, 2000, 3000, 5000 के लिए मत रोएं।
जाइए चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास, सारी चीजें समझे, उसे कंसल्टेंसी फीस दे। ये 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 बचा कर आपको 5 लाख, 5 करोड़ रुपए जितनी यहां पर जो है वो जुर्माना लग सकता है। आज टैक्स लायबिलिटी भरने आ जाती 3 करोड़ पे। तो आपको समझना जरूरी है कि 2-3 हजार रुपए ना देखें, जाइए चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास, कंसल्टेंट के पास, जो भी आप जिसे जानते हैं, ताकि आपको कभी भी दिक्कत परेशानी ना हो। क्योंकि जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं उस समय आपको पता नहीं होता, लेकिन जब आप आईटीआर भरने जाते हैं तब सारी दिक्कतें स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसा क्यों हो? जब आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उससे पहले ही ये सारी चीजें आप पहले से ही क्लियर कर लें। आपको सारी कंडीशन पता होनी चाहिए 54F की। नहीं पता है, गूगल पर जाइए, सर्च करिए, वीडियोस देखिए, लेकिन आपको कंडीशन पता होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी बेचकर प्रॉपर्टी खरीदता है तो उसे कंडीशन पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता, वो अगर कहता है मुझे नहीं पता, तो उससे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं है। आप अगर कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कंसल्ट जरूर करें। बिना कंसल्टेंसी के अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो आपकी जिम्मेदारी है। जो भी गलती करेंगे भरना आपको ही है, ये ध्यान रखिएगा। तो एक इंपॉर्टेंट केस था यहां पर, जहां पर यह बेनिफिट दिया गया है। जरूरी नहीं है हर एक केस में बेनिफिट मिले, लेकिन यहां पर जो टैक्स पेयर है उसे 3 करोड़ 68 लाख की राहत मिली है। पूरा 5 करोड़ का जो बेचा है प्रॉपर्टी, उस पर 1 रुपया भी टैक्स नहीं आया है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो समाप्त करते हैं, धन्यवाद।